नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। आज की हमारी कहानी एक गैंगस्टर मॉडल की कत्ल और इनकाउंटर के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से 9 साल पहले, करीब 6 फरवरी 2016 को। मुंबई के हवाई अड्डे के पास एक होटल हुआ करता था, आज भी है। होटल का नाम है मेट्रो होटल। उसी होटल पर 2 लोग चेक इन करते हैं। कमरा नंबर 107 दिया जाता है इनको। कुछ घंटे बीते ही थे कि तभी उसी होटल पर कुछ और लोग दाखिल होते हैं और उसी कमरा नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चंद मिनटों बाद वहां से फायरिंग की आवाज आती है। होटल में बैठा स्टाफ आनन फानन पर तुरंत मुंबई पुलिस को इत्तला कर देता है। उसको लगा शायद ये 2 गुटों के बीच गैंग वॉर है। जब मुंबई पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि ये कोई गैंग वॉर नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच की लड़ाई है, जिसमें हरियाणा पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर वो इनामी बदमाश मारा गया। इनामी बदमाश का नाम था संदीप गडोली। संदीप गडोली गुरुग्राम का रहने वाला और गुरुग्राम और हरियाणा के आसपास के इलाकों में इसके खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें किडनैपिंग, वसूली, कत्ल के संगीन जुर्म थे। हरियाणा पुलिस को अपने इनपुट के द्वारा खबर मिली थी कि मुंबई हवाई अड्डे के पास एक होटल है, वहां पर संदीप गडोली रुका हुआ है। उसी को गिरफ्तार करने हरियाणा पुलिस मुंबई पहुंची थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई पर संदीप गडोली मारा गया। अब हरियाणा पुलिस ने एक यहाँ पर गलती कर दी थी, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट किसी की छानबीन करने या किसी की गिरफ्तारी करने जाते हैं तो वहां के स्टेट हेड से या फिर जिस एरिया में आप गिरफ्तारी करने या छानबीन करने जा रहे हैं वहां के लोकल थाने से परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने कोई परमिशन नहीं ली थी, बल्कि एनकाउंटर को अंजाम दे दिया था। तो मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक मर्डर था और हरियाणा पुलिस के अकॉर्डिंग ये एक इनकाउंटर था। उसी होटल के कमरे से एक लड़की भी गिरफ्तार होती है, जिसका नाम दिव्या पाहूजा। अब ये दिव्या पाहूजा कौन? तो दिव्या पाहूजा उम्र 27 साल, दिखने में खूबसूरत, पढ़े लिखे परिवार से, गुरुग्राम की रहने वाली। बचपन से ही इसको मॉडलिंग का बहुत शौक था। जैसे जैसे बड़ी हुई तो इसको ये था कि मुझे जीवन में मॉडलिंग करना है, एक अच्छी सुपरस्टार बनना है, अच्छे पैसे कमाने हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है। पिताजी, माँ और अपनी एक बहन के साथ रहा करती थी। समय बीतता गया, दिव्या पाहूजा बड़ी होती गई। तभी अचानक एक दिन दिव्या की मुलाकात संदीप गडोली से होती है। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तब संदीप के पीछे दिव्या कोशिश करती है कि मॉडलिंग में कुछ हाथ आजमाया जाए, लेकिन वहां पर उसको कुछ हाथ नहीं लगता है। तब वह डिसाइड करती है कि अब वह संदीप गडोली के साथ उसके काम में हाथ बटाएगी। अब क्योंकि संदीप का काम जुर्म करना, कर्ज वसूली, मर्डर, किडनैपिंग, ये सारे काम थे, काले पूरे कारनामे उसके। तो हरियाणा पुलिस ने कहते हैं कि इसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन संदीप गडोली अक्सर हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से भाग जाया करता था। तब हरियाणा पुलिस ने एक जाल बिछाया। हरियाणा पुलिस ने पता किया संदीप गडोली के राइवल गैंग से कि इसके आसपास कौन रहता है। तब उसको पता चला कि संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम दिव्या पाहूजा है, उसके साथ अक्सर रहती है। तब हरियाणा पुलिस ने दिव्या पाहूजा के ऊपर जाल बिछाया और उसे धमकाया कि यदि तुम संदीप गडोली की खबर और उसका साथ दोगी तो तुम्हें भी उसके बराबर के जुर्म का हकदार माना जाएगा, और यदि तुम अपनी सलामती चाहती हो तो हमारी मदद करो। फिर कहते हैं कि तभी से दिव्या पाहूजा हरियाणा पुलिस की मुखबिर बन गई थी, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट लोकेशन देना, इसी कमरे पर आना, ये कोई और इतना नहीं बता सकता था। तो मुंबई पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, साथ ही कुछ हरियाणा पुलिस के लोगों को गिरफ्तार करती है। केस चलता है, करीब 9 साल बीत जाते हैं। तभी जून 2023 में दिव्या को बॉम्बे हाई कोर्ट
जमानत दे देता है। दिव्या अपने घर गुरुग्राम आ जाती है और अपने परिवार के साथ रहने लगती है। अब ये कहानी तो यहाँ से खत्म हो गई थी, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1 जनवरी सभी अपने अपने तरह से एंजॉय कर रहे थे कि तभी दिव्या भी अपने घर पर कहकर जाती है कि वह न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रही है और 1 तारीख को सुबह लौट आएगी। 31 दिसंबर को दिव्या पहूजा घर से निकलती है और दूसरे दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन करके आ जाती है। लेकिन फिर शाम को 1 तारीख की वह फिर बोलकर निकलती है कि आज फिर सेलिब्रेशन करना है न्यू ईयर का, तो मैं शाम तक या रात तक आ जाऊंगी 2-3 घंटे तक, ये बोलकर निकलती है 1 तारीख को शाम को। अब 1 तारीख की पूरी रात बीत जाती है, दिव्या पहूजा का कोई पता नहीं। उसके माता पिता, उसकी बहन परेशान। 2 तारीख आती है, 2 तारीख के दिन भर भी उसके माता पिता और उसकी बहन इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ना तो दिव्या का फोन आता है और ना ही कोई खबर। अब क्योंकि उसके माता पिता दिव्या पहूजा के एक दोस्त के बारे में जानते थे जिसका नाम अभिजीत, उसका साउथ दिल्ली के पास एक होटल है मेट्रो सिटी, करीब 55-56 साल की उम्र। अक्सर उसके बारे में अपने घर वालों से जिक्र किया करती थी दिव्या पहूजा, लेकिन अब माता पिता और उसकी बहन के पास उसका नंबर नहीं था, लेकिन होटल का एड्रेस पता था। अब 2 तारीख को शाम को उसकी बहन डिसाइड करती है कि वह अभिजीत के होटल पर जाकर पता करेगी कि वहां पर दिव्या पहुंची या नहीं पहुंची। दिव्या की बहन अभिजीत के होटल जाती है और वहां पर रिसेप्शन पर पूछती है कि दिव्या यहाँ पर आई, तो रिसेप्शन में बैठे लोग उसे बोल देते हैं कि नहीं, यहाँ पर दिव्या नहीं आई है। तब वह अभिजीत के बारे में पूछती है, तो अभिजीत के बारे में वो बताते हैं कि सर दिल्ली चले गए हैं और वो यहाँ पर नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इतना सुनते ही वह अपने घर की तरफ लौट जाती है। अब वह भी परेशान कि तभी 2 तारीख को रात में 9 बजे अचानक से उसी होटल सिटी पॉइंट में अभिजीत कमरे से बाहर आता है। होटल के रिसेप्शन पर जाकर होटल में बैठे रिसेप्शन में युवक से बोलता है कि मेरे कमरे पर लाश पड़ी हुई है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अब युवक घबराकर बोलता है कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं। तब नशे की हालत में धुत अभिजीत फिर से वही बात बोलता है कि मैंने बोला ना कि मेरे कमरे पर लाश पड़ी हुई है, तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अभी इसी बीच हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले ही अभिजीत ने, जिसका ये होटल सिटी पॉइंट है, उसने कुछ दिन पहले ही अपने एक साथी अनूप को ये होटल किराए से दी थी। मतलब अभिजीत तो मालिक था इस होटल का, लेकिन उसने किराए से दे दी थी कि अनूप इस होटल को चलाए। वो आनन फानन पर युवक अनूप को, जो कि उसका दूसरा मालिक, फोन करता है और सारी बातें बताता है। अनूप घबराकर बोलता है कि तुम कुछ मत करो, मैं वहां पहुंचता हूं। अनूप आनन फानन पर बदहवास होटल सिटी पॉइंट पहुंचता है। आकर वह युवक से दोबारा अश्योरेंस करता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तब युवक फिर वही बात बताता है। अनूप जब तसल्ली कर लेता है तो उसी होटल के लैंडलाइन से वो नजदीकी पुलिस थाने पर कॉल कर देता है। जब पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2 जनवरी अभी तो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था और ये ऐसी खबर दे रहा है। पुलिस की एक टीम तुरंत होटल सिटी पॉइंट पहुंच जाती है। अनूप और उसके स्टाफ वहां पर बैठे हुए थे। पुलिस की टीम रिसेप्शन पर पहुंचती है और बोलती है कि कहाँ है लाश। तब अनूप बोलता है कि सर 114 नंबर कमरे पर लाश है। तब पुलिस पूछती है कि आप लोगों ने देखा है क्या लाश को। तो अनूप बोलता है नहीं सर, हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वहां पर कोई भी सबूत या गवाह अंदर जाए जिससे कि आप लोग हमसे और पूछताछ करें कि क्यों गए, कैसे। तो हमने अभी तक उस कमरे को खोलकर नहीं देखा है। अब पुलिस और रिसेप्शन का स्टाफ 114 नंबर की तरफ जाते हैं। 114 नंबर खोला जाता है और जब 114 नंबर खोला जाता है तो देखते हैं कि वहां सारी चीजें व्यवस्थित, जैसे एक कमरा क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल बेड अपनी जगह है, बेड शीट अपनी जगह है, पिलो अपनी जगह है, साफ सफाई, जैसे एक गेस्ट को देने के लिए वो कमरा तैयार जैसा समझ में आ रहा था। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है।
पुलिस टॉयलेट में भी वेरीफाई करती है, लेकिन टॉयलेट भी साफ स्वच्छ, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं। आप लाश की बात तो छोड़िए, वहां पर एक टुकड़ा भी नहीं, खून की बूंद भी नहीं। पुलिस ये देखकर काफी नाराज होती है और नीचे रिसेप्शन पर आकर अनूप को खूब फटकार लगाती है कि तुम इस तरह की फर्जी खबरें देकर पुलिस को परेशान करते हो, आइंदा से ऐसा मत करना। तब अनूप बोलता है कि नहीं सर, हमारे ही एक सर हैं इस सिटी पॉइंट के मालिक, उन्होंने ही आकर इस युवक से बोला था कि मेरे कमरे पर लाश पड़ी हुई है और तुम पुलिस को फोन कर दो। तब पुलिस पूछती है कि वो अभी कहाँ है और क्या वो नशे में थे। तो रिसेप्शन में बैठा युवक बोलता है जी सर, वो कोकेन नशा आदि ड्रग करते हैं, तो वो नशे में थे। तब पुलिस और हैरान और गुस्सा भी आता है कि एक नशे की हालत में धुत आदमी की बातों में आकर पुलिस को परेशान करने लगे ये लोग। तो पुलिस और खरी खोटी सुनाकर उस होटल से निकल जाती है। अब वहां पर उसकी बहन घर पहुंचकर अपने माता पिता को जब ये सारी बातें बताती है, तो उसकी बहन और उसके माता पिता डिसाइड करते हैं कि नजदीकी पुलिस थाने पर जाकर गुमशुदगी की दिव्या की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। बहन उसी रात 10 बजे करीब 2 तारीख को पास के ही नजदीकी पुलिस थाने पर पहुंचती है, उसी थाने पर जिस थाने से अभी पुलिस इस होटल से होकर गई थी। दिव्या की बहन वहां जाकर बताती है मामला कि 2 दिन से मेरी बहन दिव्या नाम की लापता है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है और मुझे शक है कि वो अभिजीत उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ जानता है। उसका एक होटल है, होटल सिटी पॉइंट, आप वहां पर चल के एक बार उसके सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल कीजिए ताकि मेरी बहन के बारे में कुछ जानकारी जुटाई जा सके। तब सीनियर ऑफिसर उसकी रिपोर्ट लिखकर उसकी बहन को बोल देता है कि आप जाइए, आप सुबह, रात हो गई है अब क्योंकि, तो अब सुबह कार्रवाई करेंगे। उसकी बहन रिपोर्ट दर्ज करा के चली जाती है। सुबह 3 तारीख को 10 बजे उसकी बहन फिर उसी स्टेशन पर पहुंचती है। अब पुलिस और उसकी बहन उसी होटल सिटी पॉइंट पर पहुंच गए थे। अब पुलिस होटल सिटी पॉइंट पहुंचकर रिसेप्शन में बैठे युवक से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने के लिए बोलती है। वह युवक भी बेखौफ सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है क्योंकि पुलिस सामने खड़ी हुई थी और उसके साथ दिव्या पाहूजा की बहन भी थी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है। कुछ देर तक देखती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, आगे बढ़ाते जाती है। तभी पुलिस की टीम बोलती है कि आप 1 तारीख से इस सीसीटीवी फुटेज को स्टार्ट कीजिए। अब पुलिस के कहने पर होटल का युवक उस फुटेज को 1 तारीख से स्टार्ट करता है। 1 तारीख से पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन 2 तारीख सुबह 4:18 पर जब ये कैमरा का सीसीटीवी फुटेज पहुंचता है तो पुलिस देखती है कि वहां पर 3 शख्स होटल के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसमें से एक दिव्या पाहूजा है और दूसरा उसी होटल का मालिक अभिजीत और तीसरा एक शख्स जिसके बाल लंबे लंबे और बड़े हैं, और तीनों दाखिल हुए हैं। अब पुलिस आगे देखना शुरू करती है। तब पुलिस समझ चुकी थी कि दिव्या पाहूजा 2 तारीख को इस होटल में तो आई है। अब पुलिस जब आगे सीसीटीवी फुटेज देखती है तो पुलिस को लग रहा था कि अब जब आई है तो जाने की भी फुटेज होगी, लेकिन 12 घंटे यूं ही बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। तब पुलिस करीब रात में 9 बजे 2 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो देखती है कि अभिजीत अचानक से अपने कमरे से नीचे उतरकर रिसेप्शन पर आकर कुछ बोल रहा है। अब ये वही वक्त था जब अभिजीत ने पिछली रात अपने रिसेप्शन में आकर स्टाफ से बोला था कि तुम पुलिस को कॉल कर दो, मेरे कमरे पर लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस समझ जाती है, पुलिस आगे बढ़ती है तो कुछ पौने घंटे बीते ही थे कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब 2 तारीख रात 10:44 पर यह कैमरा पहुंचता है तो पुलिस जो देखती है कि पैरों तलों से जमीन फिसल जाती है। पुलिस देखती है कि 2 शख्स एक बेजान लड़की को पकड़कर नीचे घसीटकर ले जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज पर सीधा समझ में आ रहा था कि वो जो लड़की है उस पर कोई जान नहीं है, मतलब वो मर चुकी है। जब
ये सीसीटीवी फुटेज चल रहा था तो उसकी बहन देखकर चीखने लगती है, क्योंकि उसने अपनी बहन दिव्या पाहूजा को उसके कपड़ों के बिना पर पहचान लिया था। अब पुलिस को समझ में आता है कि पुलिस से कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि पुलिस को एक दिन पहले ही यहां से कॉल आया था और पुलिस यहां पर पड़ताल करने भी आई थी, लेकिन वो पड़ताल करके गई थी 114 नंबर कमरे की और ये लाश पड़ी हुई थी 111 नंबर कमरे पर। जब पुलिस ये देखती है तो पुलिस को अपनी भूल चूक का बहुत बड़ा पछतावा होता है। अब पुलिस जैसे ही ये फुटेज देखती है तो पूछती है कि अभिजीत अभी कहाँ है। उसे लगता है कि अब वो तो शायद भाग गया होगा, लेकिन जब होटल में बैठा स्टाफ बताता है कि नहीं सर तो 111 नंबर कमरे पर सो रहे हैं, तब पुलिस बदहवास 111 नंबर पर पहुंचती है और जैसे ही 111 नंबर खोला जाता है तो नजारा ही कुछ और था। कमरे के अंदर जैसे ही खोला जाता है तो देखा जाता है कि बेड पिलो पर ब्लड्स के निशान पड़े हुए हैं, शराब की कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं और कुछ खून की बूंदों के निशान, और उसी बेड पर अभिजीत बदहवास बेहोशी की हालत पर सो रहा था। अब अभिजीत को उठाया जाता है। तब तक अभिजीत समझ चुका था कि क्या हो गया है। उसने बिना ड्रामे किए पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस को उसने बताया कि हाँ मैंने दिव्या पाहूजा का मर्डर कर दिया। तब पुलिस और पूछताछ करती है, तब कहानी सामने आती है। अब इसमें दो वर्जन थे। एक कत्ल करने वाले का वर्जन कि दिव्या के पास उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो जमाने के सामने आ जाती तो शायद अभिजीत की इज्जत पर बात आ जाती। उन्हीं तस्वीरों को हटाने के लिए लगातार अभिजीत दिव्या को फोर्स किया करता था और पैसे भी दिया करता था, लेकिन बार बार कहने पर अभिजीत के दिव्या पाहूजा उस फोटोज को, उन तस्वीरों को डिलीट नहीं कर रही थी। उसी सिलसिले पर अभिजीत ने 1 तारीख को दिव्या पाहूजा को इस होटल में बातचीत करने के लिए बुलाया था कि वो सारी तस्वीरें हटा दे और जो भी पैसे का लेन देन है वो पूरा करके मामला खत्म कर दे। लेकिन दिव्या पाहूजा अपना फोन देने से मना कर देती है, और क्योंकि अभिजीत उस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था तो वह अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर दिव्या पाहूजे के सिर पर गोली मार देता है और वो मर जाती है। और वहीं पर अभिजीत उसी लाश के बगल पर 12 घंटे तक यूं ही बिताता रहता है। क्यों 12 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो रात में 9 बजे आपको बताया कि वो होटल के रिसेप्शन पर जाता है और ये बताता है कि मेरे कमरे पर लाश पड़ी हुई है। लेकिन पुलिस की भूल चूक कि कमरा नंबर 114 के आसपास यदि उसने 3 से 4 कमरों को और तलाश लिया होता तो शायद ये बात आज के दिन तक आती ही नहीं। अब पुलिस को अपनी भूल चूक का जो पछतावा होने वाला था शायद पुलिस को अभी अंदाजा भी नहीं था। जब पुलिस पूछती है कि वो लाश कहां पर है और कहां ठिकाने पर लगाई है, तब अभिजीत बताता है कि मैंने, क्योंकि आप लोगों का बहुत इंतजार किया लेकिन पुलिस आई नहीं, तो मैंने अपने 2 दोस्तों को जिनका नाम रवि और बलराज है बुलाया और अपनी गाड़ी BMW पर लाश को रखकर भेज दिया है। और अब मुझे नहीं पता है कि वो दोनों कहां गए हैं, और क्योंकि मैं लाश रखवाकर अपने कमरे पर आ गया था। अब पुलिस की टीम को समझ में आ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि अमूमन पुलिस इस तरह के मामलों में इतनी ज्यादा एहतियातन बरतती है कि वह सोए हुए को भी उठा देती है, बंद कमरों में भी बिना वारंट के घुस जाती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब पुलिस गिरफ्तार करती है अभिजीत को और रिमांड पर लेकर उसे जेल भेज देती है। करीब 8 दिन बीत जाते हैं। 8 दिन यूं ही लगातार दिन रात पुलिस की कई सारी टीमें दिव्या के 2 कातिल और दिव्या की लाश के बारे में पड़ताल, जांच, छानबीन करती रहती है। नाले नदी खंगाल लेती है लेकिन दिव्या की लाश नहीं मिलती है। तभी अचानक 9 दिन बाद, मतलब हरियाणा पुलिस को फाइनली दिव्या की लाश मिलती है हरियाणा के एक फतेहाबाद की कैनाल पर।
और दिल्ली पुलिस की इस प्रकार 9 दिन तक किरकिरी होती रही और दिल्ली पुलिस ना जाने हरियाणा, पंजाब, फतेहाबाद, गुरुग्राम के किस किस जंगलों में, नदी नालों में दिव्या की लाश तलाशती रही, तो शायद उसे अपना काम ढंग से कर लेती तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं होती। अब दिव्या के माता पिता और उसकी बहन का ये कहना है कि दिव्या का जो कत्ल हुआ है कहीं ना कहीं संदीप गडोली के परिवार और उसके गैंग का हाथ है। आपको कहानी के पहले भी बताया था कि दिव्या पहूजा ने हरियाणा पुलिस की मदद की थी संदीप गडोली को मारने के लिए। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, अब पुलिस उसकी जांच कर रही है और सारे आरोपी अब पुलिस की हिरासत पर हैं। तो आज की ये रही हमारी स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके मेरी कहानी के बारे में राय जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे और ऐसी वीडियो बनाने में आप लोगों का प्यार और विश्वास मिलता रहे। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।